एक अमेरिकी जंगी जहाज ईरान के एक बंदरगाह के बहुत करीब आ गया और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। समुद्र उस दिन असामान्य रूप से शांत था, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। ईरान के दक्षिण में स्थित उस रणनीतिक बंदरगाह पर सुबह 11 बजे सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। क्रेनों की चरमराहट, कंटेनरों के टकराने की आवाजें, समुद्री हवा में घुली डीजल और नमक की गंध, सब कुछ रोज की तरह। कोई नहीं जानता था कि यही बंदरगाह कुछ ही घंटों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं के बीच टकराव का मंच बनने वाला है। रडार कंट्रोल रूम में नीली रोशनी में नहाई स्क्रीन पर दर्जनों बिंदु टिमटिमा रहे थे। अनुभवी ऑपरेटर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे कॉफी की चुस्कियों के साथ ड्यूटी निभा रहे थे। तभी स्क्रीन के किनारे एक छोटा सा बिंदु उभरा, एक मछली पकड़ने वाली नाव। पहली नजर में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही बिंदु बार बार उसी प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ता दिखा। वरिष्ठ रडार अधिकारी हुसैन ने भौहें सिकोड़ लीं। वह इस पोर्ट पर 20 साल से तैनात था और जानता था कि इस क्षेत्र में मछली पकड़ना सख्त मना है। न कोई परमिट, न कोई अपवाद। उसने झूम बढ़ाया। नाव का सिग्नल अजीब ढंग से झपक रहा था, जैसे जानबूझकर अपनी पहचान छुपा रहा हो। इस ट्रॉलर की पहचान क्रॉस चेक करो, हुसैन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। डेटा खंगाला गया। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई कॉल साइन नहीं। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। उसी समय बंदरगाह के बाहरी छोर पर एक विशाल जहाज धीरे धीरे अपनी दिशा बदल रहा था। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, अमेरिकी नौसेना का एक अत्याधुनिक जंगी पोत, जो तकनीकी कारणों का हवाला देकर ईरानी जलसीमा के बेहद करीब आ गया था। आधिकारिक तौर पर वह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में था, लेकिन दूरी इतनी कम थी कि किसी भी चूक की कीमत भारी पड़ सकती थी। ईरानी नौसेना के कमांड सेंटर में अलर्ट बज उठा। स्क्रीन पर अमेरिकी जहाज की स्थिति लाल रंग में चमक रही थी। कप्तान की उंगलियां मेज पर थिरकने लगी। यही वह पल था जिसकी आशंका महीनों से जताई जा रही थी। और तभी समुद्र की सतह को चीरती हुई 3 स्पीड बोट्स आगे बढ़ी। इंजन पूरी ताकत से गरज रहे थे। लहरें उछल उछल कर किनारों से टकरा रही थीं, लेकिन बोट्स की रफ्तार में कोई कमी नहीं थी। हर बोट पर ईरान की स्पेशल मरीन कमांडो फोर्स के जवान तैनात थे। चेहरों पर कड़ा फोकस, आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य। कंट्रोल रूम से आदेश साफ था, किसी भी कीमत पर जहाज को रोका जाए। लेकिन यह हाई टेंशन पीछा अचानक शुरू नहीं हुआ था। इसकी जड़ें 3 घंटे पहले की उस छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव में थीं। जब बंदरगाह सुरक्षा ने ट्रॉलर को रेडियो कॉल भेजा तो कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी कॉल खामोशी, तीसरी कॉल पर सिर्फ स्टैटिक शोर। तभी ट्रॉलर ने अचानक दिशा बदली और तेजी से खुले समुद्र की ओर बढ़ने लगा। यह अब सिर्फ शक नहीं था, यह एक संकेत था। ईरानी तटरक्षक बल ने तुरंत चेतावनी जारी की। उसी क्षण अमेरिकी जंगी जहाज ने भी अपनी गति बढ़ा दी, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। क्या वह ट्रॉलर एक चारा था? क्या अमेरिकी जहाज जानबूझकर इतना पास आया था, या यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? स्पीड बोट्स अमेरिकी जहाज के और करीब पहुंच रही थीं। डेक पर अमेरिकी नौसैनिक अपनी पोजीशन ले चुके थे। हथियारों की नालें चमक रही थीं। एक गलत इशारा, एक गलत कमांड और इतिहास बन सकता था। इसी बीच रडार पर वह ट्रॉलर अचानक गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसर गया। सिग्नल लॉस्ट, ऑपरेटर ने कहा। लेकिन अनुभवी हुसैन जानता था, यह अंत नहीं, शुरुआत है। समुद्र के नीचे कुछ और ही चल रहा था, और ऊपर 3 स्पीड बोट्स मौत और कूटनीति की रेखा पर दौड़ रही थीं। समुद्र की सतह को चीरते हुए 3 तेज रफ्तार स्पीड बोट आगे बढ़ रही थी। लहरें पूरी ताकत से टकरा रही थीं, लेकिन बोट्स की गति कम नहीं हो रही थी। हर स्पीड बोट पर ईरान की स्पेशल मरीन कमांडो फोर्स मौजूद थी। सभी कमांडो की निगाहें सामने भागते हुए एक बड़े जहाज पर टिकी हुई थी। कंट्रोल रूम से साफ आदेश मिल चुका था कि किसी भी कीमत पर उस जहाज को रोका।
समय बेहद कम था और हर बीतता सेकंड स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना रहा था। हालांकि यह हाई टेंशन पीछा अचानक शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत लगभग 3 घंटे पहले हो चुकी थी। सुबह के ठीक 11 बजे ईरान के दक्षिण में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह पर रोजमर्रा की तरह सामान्य गतिविधियां चल रही थीं। बड़े कार्गो जहाज पोर्ट में प्रवेश कर रहे थे, माल उतारा जा रहा था और बंदरगाह के कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे। हालात इतने सामान्य थे कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में यही पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय तनाव का केंद्र बन जाएगा। इसी दौरान पोर्ट के रडार कंट्रोल रूम में एक अजीब सिग्नल दिखाई देता है। रडार स्क्रीन पर एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव पोर्ट की दिशा में बढ़ती हुई दिखती है। शुरुआत में अधिकारियों ने इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक अनुभवी रडार अधिकारी को इस पर शक होता है, क्योंकि इस विशेष पोर्ट क्षेत्र के आसपास मछली पकड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित था। ऐसे में सवाल उठता है कि यह ट्रॉलर यहां आखिर कर क्या रहा है। समुद्र उस रात असामान्य रूप से शांत था। लहरें थीं, लेकिन उनमें वह बेचैनी नहीं थी जो अक्सर तूफान से पहले महसूस होती है। पोर्ट से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक अकेली नाव रडार स्क्रीन पर लगातार चमक रही थी। दूरी ऐसी थी कि उसे तुरंत खतरा घोषित करना जल्दबाजी होती और पूरी तरह नजरअंदाज करना मूर्खता। ठीक इसी अनिश्चितता में सस्पेंस जन्म लेता है। अधिकारी जानते थे कि समुद्र में सबसे खतरनाक चीज वही होती है जो स्पष्ट न हो। कंट्रोल रूम में बैठे रडार अधिकारी की नजर उस बिंदु पर बार बार जा रही थी। नाव न तो आगे बढ़ रही थी न लौट रही थी, जैसे जानबूझकर उस अदृश्य सीमा पर रुकी हो, एक ऐसी सीमा जहां से हर फैसला भारी पड़ सकता था। तभी अचानक रडार स्क्रीन पर 2 नई चमकें उभरी। समुद्र के ऊपर लगभग उसी इलाके में करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 छोटे उड़ते हुए ऑब्जेक्ट। पहली नजर में वे साधारण ड्रोन जैसे लगे, लगभग खिलौना ड्रोन की तरह, लेकिन यही लगभग शब्द इस पूरी कहानी को खतरनाक बना देता है। रडार अधिकारी की उंगलियां स्वतः ही कंट्रोल पैनल पर सख्त हो गईं। इतने संवेदनशील सैन्य पोर्ट के पास खुले समुद्र के ऊपर कोई साधारण ड्रोन क्यों उड़ाएगा, और वह भी रात के समय बिना किसी पहचान संकेत के। उसका अनुभव उसे चेतावनी दे रहा था, यह सामान्य गतिविधि नहीं है। उसने 1 सेकंड भी गनवाए बिना वरिष्ठ कमांडर को सूचना दी। कमरे का माहौल बदल गया। अब हर आवाज धीमी और हर निगाह स्क्रीन पर टिकी थी। कुछ ही मिनटों के भीतर आदेश आया, स्थिति की जांच के लिए लड़ाकू विमान भेजे जाएं। शब्द छोटे थे, लेकिन उनके पीछे छुपा अर्थ बहुत बड़ा। बुशहर एयरबेस पर सायरन गूंज उठा। रनवे की लाइट्स एक एक करके जल उठीं, जैसे किसी सोते हुए दैत्य की आंखें खुल रही हों। तकनीशियन दौड़ पड़े। पायलटों ने हेलमेट पहने। इंजन गरजने लगे। 2 मल्टी रोल फाइटर जेट बिजली की तरह रनवे पर दौड़े और आकाश में समा गए। यह वही विमान थे जिनका नाम सुनते ही दुनिया भर के सैन्य विश्लेषक आज भी सतर्क हो जाते हैं। कभी इन्हें आसमान का राजा कहा जाता था, और ईरान ने समय के साथ इन्हें जीवित, घातक और अप्रत्याशित बनाए रखा था। पायलट जानते थे कि वे सिर्फ एक जांच मिशन पर नहीं जा रहे, वे एक सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे थे, और कभी कभी जवाब गोलियों में लिखा होता है। उड़ान भरने के 2 मिनट से भी कम समय में जेट संदिग्ध क्षेत्र की ओर बढ़ चुके थे। समुद्र नीचे काली चादर की तरह फैला था। रडार पर दिख रही नाव अब भी वहीं थी, जैसे जानबूझकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हो। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब पायलटों ने ऊपर नजर डाली। जहां ड्रोन होने की उम्मीद थी, वहां आसमान में गश्त कर रहे थे 2 आधुनिक फाइटर जेट। कॉकपिट में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। यह ड्रोन नहीं थे, यह खिलौने नहीं थे, यह पूरी तरह सशस्त्र, तेज और आत्मविश्वास से भरे लड़ाकू विमान थे। उनकी बनावट, उड़ान का तरीका और दूरी बनाए रखने की रणनीति सब कुछ बता रहा था कि सामने वाला कोई शौकिया खिलाड़ी नहीं है। कंट्रोल रूम से आवाज आई, विजुअल कंफर्मेशन। लीड पायलट ने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में जवाब दिया, कंफर्म्ड। 2 फाइटर जेट, आधुनिक, कोई पहचान चिन्ह स्पष्ट नहीं।
यही वह पल था जहां सस्पेंस अपने चरम पर पहुंचता है। कई देश इस तरह के जेट इस्तेमाल करते हैं। अंधेरी रात, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के करीब का इलाका, और कोई स्पष्ट पहचान नहीं। हर संभावना खुली थी। दोस्त भी हो सकते थे, दुश्मन भी, या कुछ और जो दोनों से ज्यादा खतरनाक होता है। जब ईरानी जेट उनके करीब आए तो सामने वाले विमानों की प्रतिक्रिया ने हालात और गंभीर कर दी। वे पीछे नहीं हटे, उन्होंने ऊंचाई बदली, फॉर्मेशन टाइट की, और जैसे कह रहे हों, हम यहां संयोग से नहीं हैं। तकनीकी रूप से सामने वाले जेट कई मामलों में पुराने ईरानी विमानों से बेहतर माने जाते थे। तेज एवियोनिक्स, आधुनिक रडार और शायद लंबी दूरी की मिसाइलें। यह ताकत का मौन प्रदर्शन था। कोई रेडियो संदेश नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस हवा में एक अदृश्य टकराव। कंट्रोल रूम में बहस शुरू हो गई। क्या यह उकसावा है? क्या यह जासूसी मिशन है, या किसी बड़े ऑपरेशन की शुरुआत? नाव अब अचानक और ज्यादा संदिग्ध लगने लगी। क्या वह ध्यान भटकाने के लिए थी, या किसी नेटवर्क का हिस्सा? लीड पायलट ने सामने वाले जेट की ओर हल्का सा मोड़ लिया, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने वाला संकेत। जवाब में सामने वाला जेट भी मुड़ा। दूरी अब खतरनाक रूप से कम थी। एक छोटी सी गलती और इतिहास बदल सकता था। इसी बीच रडार पर कुछ और उभरा। समुद्र की सतह के पास, नाव के आसपास हल्की हलचल, जैसे कोई और मौजूद हो, लेकिन दिख नहीं रहा। सबमरीन, ड्रोन, या कुछ ऐसा जिसे अभी नाम नहीं दिया जा सकता। कमांडर ने गहरी सांस ली। हर फैसला अब कई देशों की राजनीति, सैन्य संतुलन और आने वाले कल को प्रभावित कर सकता था। आदेश आया, फायर कंट्रोल लॉक नहीं, लेकिन हर मूव रिकॉर्ड किया जाए। आसमान में चारों जेट अब एक अजीब से नृत्य में उलझे थे। न हमला, न पीछे हटना, सिर्फ मौजूदगी, ताकत का प्रदर्शन, इंतजार। और उसी इंतजार में सबसे ज्यादा सस्पेंस था, क्योंकि कभी कभी युद्ध गोलियों से नहीं, खामोशी से शुरू होता है। उस समय नाव पोर्ट से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर थी। यह दूरी ऐसी थी जहां से तुरंत कोई सख्त फैसला लेना आसान नहीं था। नाव ना तो बहुत पास थी और ना ही इतनी दूर कि खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सके। इसी कारण अधिकारियों ने स्थिति पर लगातार नजर रखने का फैसला किया। ठीक उसी वक्त रडार पर एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। समुद्र के ऊपर लगभग उसी इलाके में करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 छोटे उड़ते हुए ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। पहली नजर में वे सामान्य ड्रोन जैसे लगते हैं, लगभग खिलौना ड्रोन की तरह। लेकिन सवाल यह था कि इतने महत्वपूर्ण सैन्य पोर्ट के पास खुले समुद्र के ऊपर कोई साधारण ड्रोन क्यों उड़ाएगा? यही सवाल पूरे मामले को गंभीर बना देता है। रडार अधिकारी तुरंत समझ जाता है कि यह कोई सामान्य गतिविधि नहीं है। वह बिना देरी किए वरिष्ठ कमांडर को इसकी सूचना देता है। कुछ ही मिनटों के भीतर आदेश जारी होता है कि स्थिति की जांच के लिए लड़ाकू विमान भेजे जाएं। इसके बाद ईरान के बुशहर एयरबेस से तुरंत 2 मल्टी रोल फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। यह ईरान के फॉर टॉमकैट आता है, वह ईरान के MDM गामा में फाइटर जेट थे जो कभी दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में गिने जाते थे। ईरान ने इन्हें वर्षों पहले खरीदा था और आज भी इन्हें अपग्रेड करके इस्तेमाल करता है। यह जेट लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और लंबी दूरी के मिशन के लिए बनाए गए हैं। दोनों F-4 जेट उड़ान भरने के 2 मिनट से भी कम समय में संदिग्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर जो दृश्य सामने आता है वह पायलटों को भी चौंका देता है। जहां ड्रोन होने की उम्मीद थी, वहां आसमान में गश्त कर रहे थे 2 आधुनिक F-4 फाइटर जेट कई देशों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए यह पहचानना मुश्किल था कि वे किस देश के हैं। जब ईरान के F-4 जेट उनके करीब आते हैं तो यह साफ दिखता है कि सामने वाले जेट किसी भी तरह से घबराए हुए नहीं हैं। तकनीकी रूप से F-6 कई मामलों में पुराने F-4 जेट से बेहतर माने जाते हैं। इसी कारण ईरानी पायलट सीधे टकराव से बचते हुए स्थिति का आकलन करते हैं और वापस लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। ईरान का सैन्य मुख्यालय यह अच्छी तरह जानता था कि अपने हवाई क्षेत्र में
अज्ञात लड़ाकू विमानों की मौजूदगी एक गंभीर सुरक्षा खतरा है। इसलिए बिना किसी देरी के ईरान अपना एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर देता है। ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को दुनिया की शक्तिशाली प्रणालियों में गिना जाता है। कुछ ही पलों में एयर डिफेंस सिस्टम दोनों F-6 जेट्स पर टारगेट लॉक कर लेता है। इसके बाद तेज रफ्तार सरफेस टू एयर मिसाइलें दागी जाती हैं जो आवाज की गति से कई गुना तेज चल सकती हैं और लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा मी दूर तक सटीक निशाना साधने में सक्षम होती हैं। हालांकि F-6 जेट्स में लगे आधुनिक रडार सिस्टम लगभग 40 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन की मिसाइलों का पता लगा सकते हैं। जैसे ही मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, F-6 के पायलट स्थिति समझ जाते हैं और तुरंत अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा की ओर मुड़ जाते हैं। ईरानी मिसाइलें कुछ दूरी तक उनका पीछा करती हैं, लेकिन सीमा के पास जाकर रुक जाती हैं। इसी दौरान समुद्र में मौजूद संदिग्ध युद्धपोत भी समझ जाता है कि हालात अब सामान्य नहीं रहे। वह पूरी ताकत से अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। उस समय ईरान के पास में कोई बड़ा युद्धपोत मौजूद नहीं था और समय भी बेहद कम था। आखिरी विकल्प के रूप में ईरान तेज रफ्तार स्पीड बोट्स भेजता है, जिन पर स्पेशल मरीन कमांडो सवार होते हैं। कमांडो जानते थे कि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है और अगर तेजी दिखाई जाए तो जहाज को रोका जा सकता है। इसी कारण ईरानी पायलट सीधे टकराव से बचते हुए स्थिति का आकलन करते हैं और वापस लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जैसे ही रडार स्क्रीन पर अज्ञात लड़ाकू विमानों की परछाइयां थोड़ी देर तक बनी रहती हैं, ईरान का सैन्य मुख्यालय तुरंत समझ जाता है कि यह केवल एक सामान्य घुसपैठ नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चुनौती हो सकती है। ऐसी चुनौती जो आने वाले घंटों या दिनों में किसी बड़े टकराव का संकेत दे रही हो। इसीलिए बिना किसी देरी के पूरे देश में वायु रक्षा नेटवर्क को उच्चतम अलर्ट पर डाल दिया जाता है। अलग अलग सेक्टरों में तैनात रडार स्टेशन एक दूसरे से डेटा साझा करने लगते हैं। कमांड एंड कंट्रोल रूम में बड़े बड़े डिस्प्ले पर हवाई नक्शे जीवित मानचित्र की तरह बदलते रहते हैं, जिन पर हर सेकंड नई जानकारी उभर रही होती है। ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को दुनिया की शक्तिशाली प्रणालियों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि वह केवल मिसाइल दागने की क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मल्टीलेयर इंटरसेप्शन और रियल टाइम निर्णय प्रणाली का एक जटिल जाल है। कुछ ही पलों में एयर डिफेंस सिस्टम दोनों F-6 जेट्स पर टारगेट लॉक कर लेता है। रडार बीएम लगातार उनकी गति, ऊंचाई और दिशा का हिसाब रखती हैं, और जैसे ही खतरे की पुष्टि होती है, तेज रफ्तार सरफेस टू एयर मिसाइलें दागी जाती हैं, जो आवाज की गति से कई गुना तेज उड़ती हुई आकाश को चीरती हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर तक मानी जाती है और इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये उच्च गति से उड़ते लक्ष्यों को भी सटीकता से निशाना बना सके। हालांकि F-6 जेट्स में लगे आधुनिक रडार और चेतावनी सिस्टम लगभग 40 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन की मिसाइलों की मौजूदगी को भांप लेते हैं। जैसे ही मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, कॉकपिट के भीतर चेतावनी संकेत जल उठते हैं। तीखी आवाजें पायलटों को सचेत कर देती हैं और अनुभवी पायलट एक सेकंड की भी देरी किए बिना स्थिति को समझते हुए अपने विमानों को तीखे मोड़ के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा की ओर ले जाते हैं। आसमान में कुछ क्षणों के लिए तनाव अपने चरम पर होता है। मिसाइलें उनका पीछा करती हुई तेजी से पास आती हैं, लेकिन जैसे जैसे सीमा नजदीक आती है, ईरानी नियंत्रण प्रणाली अपने नियमों के अनुसार कार्रवाई सीमित कर देती है और मिसाइलें आखिरी क्षणों में अपने रास्ते बदलकर निष्क्रिय हो जाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान समुद्र में मौजूद वह संदिग्ध युद्धपोत भी यह समझ जाता है कि हालात अब सामान्य नहीं रहे। उसके रडार पर बढ़ती गतिविधि, रेडियो फ्रीक्वेंसी में अचानक आए बदलाव और आसमान में हो रही हलचल यह साफ संकेत देती है कि ईरान ने उसकी मौजूदगी को गंभीरता से ले लिया है। जहाज का कप्तान तुरंत इंजन रूम को पूरी ताकत से आगे बढ़ने का आदेश देता है। विशाल डीजल इंजन दहाड़ने लगते हैं
और जहाज अंतरराष्ट्रीय जल सीमा की ओर अपनी गति बढ़ा देता है। उस समय ईरान के पास आसपास कोई बड़ा युद्धपोत मौजूद नहीं था और समय भी बेहद कम था, क्योंकि अगर वह जहाज सीमा पार कर जाता तो उसे रोकना कूटनीतिक और कानूनी रूप से कहीं ज्यादा जटिल हो जाता। ऐसे में आखिरी विकल्प के रूप में ईरान तेज रफ्तार स्पीड बोट्स भेजने का फैसला करता है। ये छोटी लेकिन बेहद फुर्तीली नावें समुद्र की सतह पर लगभग उड़ती हुई आगे बढ़ती हैं, जिन पर स्पेशल मरीन कमांडो सवार होते हैं। ये कमांडो वर्षों की कठिन ट्रेनिंग से गुजरे हुए होते हैं। समुद्र, अंधेरा, तेज लहरें और अनिश्चित हालात उनके लिए नए नहीं होते। उन्हें बताया जाता है कि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है और अगर पूरी तेजी दिखाई जाए तो जहाज को रोका जा सकता है। स्पीड बोट्स लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ती हैं। नमकीन हवा चेहरे से टकराती है। रेडियो पर संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट आदेश गूंजते रहते हैं। हर कमांडो अपने हथियार, उपकरण और मानसिक तैयारी की अंतिम जांच करता है। जैसे जैसे वे संदिग्ध जहाज के करीब पहुंचते हैं, तनाव और जिम्मेदारी का भार और बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक छोटी सी गलती भी हालात को बेकाबू बना सकती है। आसमान में अब भी निगरानी ड्रोन और रडार उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। कमांड सेंटर से लगातार निर्देश मिल रहे हैं। जहाज के पास पहुंचकर स्पीड बोट्स अलग अलग कोणों से उसे घेरने की कोशिश करती हैं, ताकि उसके पास बच निकलने का कोई सीधा रास्ता न बचे। लाउडस्पीकर के जरिए चेतावनी दी जाती है, अंतरराष्ट्रीय नियमों का हवाला दिया जाता है और जहाज को अपनी गति कम करने का आदेश दिया जाता है। कुछ पल ऐसे होते हैं जब लगता है कि सामने वाला पक्ष शायद आदेश की अनदेखी करेगा, लेकिन चारों ओर से घिरे होने और बढ़ते दबाव को देखकर आखिरकार जहाज की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। कमांडो रस्सियों और हुक की मदद से जहाज पर चढ़ने की तैयारी करते हैं। उनके चेहरों पर कोई घबराहट नहीं, बल्कि केवल एकाग्रता होती है, क्योंकि उनके लिए यह केवल एक मिशन नहीं, बल्कि अपने देश की संप्रभुता और सुरक्षा का सवाल है। जैसे ही पहला कमांडो जहाज के डेक पर कदम रखता है, इतिहास के उस क्षण में कई अदृश्य धागे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हवाई सीमा में हुआ टकराव, मिसाइलों की दौड़, समुद्र में बढ़ती हलचल और कूटनीतिक संदेशों का अदृश्य आदान प्रदान। और यह साफ हो जाता है कि आधुनिक युद्ध केवल गोलियों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि समय, निर्णय और संयम से भी लड़ा जाता है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है और हर कार्रवाई के पीछे केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि रणनीति, संकेत और भविष्य की संभावनाओं का गहरा आकलन छिपा होता है। लेकिन कुछ ही मिनटों के अंतर से वह जहाज अंतरराष्ट्रीय जल सीमा पार कर जाता है और ईरान के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। पूरे घटनाक्रम के दौरान ईरान ने बेहद संयम और ठंडे दिमाग से स्थिति को संभाला। हालांकि उसके पास और सख्त कदम उठाने का विकल्प था, लेकिन उसने हालात को नियंत्रण में रखना बेहतर समझा। रडार विशेषज्ञों का मानना है कि मछली पकड़ने वाली नाव सिर्फ एक सामान्य ट्रॉलर नहीं थी, बल्कि संभव है कि वह इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस या निगरानी मिशन का हिस्सा रही हो। कई बार ऐसे जहाज रडार फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेशन सिग्नल और पोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि संकट की स्थिति में किसी देश की प्रतिक्रिया कितनी तेज और प्रभावी होती है। ड्रोन की मौजूदगी ने इस शक को और मजबूत कर दिया। आधुनिक सैन्य रणनीति में ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए नहीं, बल्कि रडार ब्लाइंड स्पॉट पहचानने, एयर डिफेंस की लोकेशन समझने और फाइटर जेट्स को रियल टाइम डाटा देने के लिए किया जाता है। यही वजह थी कि ईरानी अधिकारियों ने खिलौना समझकर ड्रोन को नजरअंदाज नहीं किया। जब F-4 टॉम कैट जेट्स को भेजा गया, तब ईरान का मकसद सीधा हमला करना नहीं था, बल्कि स्थिति की विजुअल कंफर्मेशन और सामने वाले प्लेटफॉर्म की पहचान करना था। सैन्य नियमों के अनुसार जब तक सीधा खतरा साबित ना हो जाए, तब तक पहले चरण में टकराव से बचा जाता है। कुछ ही मिनटों के अंतराल ने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी। वह जहाज जो अभी तक ईरानी समुद्री रडार की निगरानी में था, अचानक अंतरराष्ट्रीय जल सीमा पार कर गया और ईरान के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल गया।
यही वह क्षण था जहां एक संभावित सैन्य टकराव संयम और रणनीतिक समझदारी में बदल गया। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में जब किसी देश की समुद्री सीमा के पास संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है तो प्रतिक्रिया तीव्र और आक्रामक हो सकती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में ईरान ने जो रवैया अपनाया वह आधुनिक सैन्य रणनीति का एक परिपक्व उदाहरण बनकर उभरा। उसने जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे हालात बेकाबू हो जाते, जबकि उसके पास तकनीकी, सैन्य और रणनीतिक रूप से कहीं अधिक कठोर कार्रवाई करने के विकल्प मौजूद थे। घटना की शुरुआत एक साधारण सी दिखने वाली मछली पकड़ने वाली नाव से हुई, जिसे पहली नजर में एक सामान्य ट्रॉलर माना जा सकता था। लेकिन समुद्री सुरक्षा और रडार विशेषज्ञों के अनुसार यह नाव शायद उतनी मासूम नहीं थी जितनी दिख रही थी। आधुनिक भू राजनीतिक माहौल में अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल खुफिया अभियानों के लिए किया जाता है, क्योंकि ये सैन्य जहाजों की तरह संदेह पैदा नहीं करते। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रॉलर वास्तव में एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस या निगरानी मिशन का हिस्सा हो सकता था, जिसका उद्देश्य रडार फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेशन सिग्नल्स और तटीय सुरक्षा व्यवस्था की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करना था। इस तरह की जानकारी किसी भी संभावित संकट की स्थिति में बेहद कीमती साबित होती है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि किसी देश की प्रतिक्रिया कितनी तेज, कितनी संगठित और कितनी प्रभावी होती है। इस पूरे घटनाक्रम को और भी रहस्यमय बना दिया उस ड्रोन की मौजूदगी ने, जिसे ट्रॉलर के आसपास सक्रिय देखा गया। आधुनिक सैन्य रणनीति में ड्रोन अब सिर्फ निगरानी का साधन नहीं रह गए। वे युद्ध के मैदान में आंख, कान और कभी-कभी दिमाग की तरह काम करते हैं। ड्रोन के जरिए न सिर्फ समुद्री और हवाई रडार के ब्लाइंड स्पॉट्स की पहचान की जाती है, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन, प्रतिक्रिया समय और फाइटर जेट्स की तैनाती से जुड़ा रियल टाइम डाटा भी इकट्ठा किया जा सकता है। यही कारण था कि ईरानी अधिकारियों ने उस ड्रोन को खिलौना समझकर नजरअंदाज नहीं किया। उनके लिए यह सिर्फ एक उड़ने वाली मशीन नहीं थी, बल्कि संभावित खुफिया गतिविधि का अहम हिस्सा थी। जब स्थिति ने एक निश्चित स्तर की गंभीरता हासिल कर ली, तब ईरान ने अपने F-14 टॉमकैट फाइटर जेट्स को रवाना किया। इस कदम को लेकर अक्सर यह गलतफहमी पैदा होती है कि फाइटर जेट्स की तैनाती का मतलब सीधा हमला होता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और रणनीतिक होती है। ईरानी सैन्य सिद्धांतों के अनुसार जब तक सामने वाले प्लेटफॉर्म से सीधा और स्पष्ट खतरा साबित न हो जाए, तब तक पहला उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि स्थिति की विजुअल कंफर्मेशन और पहचान होता है। जेट्स की मौजूदगी एक तरह से यह संदेश देती है कि क्षेत्र पर निगरानी पूरी तरह से सक्रिय है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को अनदेखा नहीं किया जा रहा। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का भी संकेत देता है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ हथियारों और गोलाबारी तक सीमित नहीं रह गया है। आज का संघर्ष सूचना, डेटा और मनोवैज्ञानिक दबाव के इर्द गिर्द घूमता है। एक साधारण दिखने वाला ट्रॉलर, एक छोटा सा ड्रोन और कुछ मिनटों का समय अंतर, यही तत्व कभी कभी बड़े भू राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।